हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी रोड मैप को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पीछे वाले ही वीडियो आप रोड मैप देख सकते हो, सेल्स मैनेजमेंट का रोड मैप, जहां पे मैंने बताया है सेल्स मैनेजमेंट का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा मेरा अप्रोच रहने वाला है, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, कहां कहां से आपको स्टार्ट करना है, सब कुछ मैं बताया हूं। दोस्तों, हम लोग अभी यूनिट नंबर 1 पे जाएंगे। इसका नाम है दोस्तों सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और 25 से 30 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में ये पूछेगा श्योर शॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, संजीवनी बूटी आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पूछोगे कि सर अप्रोच क्या रहेगा आपका। तो अप्रोच मेरा ये रहेगा बेटा कि मैं तो यहां पे डिस्कस करूंगा संजीवनी बूटी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल रात को आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कल रात को लेके आऊंगा, कल शाम को मैं लेके आऊंगा। लेकिन अभी आपको बस 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 संजीवनी बूटी पढ़ने हैं, बस संजीवनी बूटी पढ़ना है, वहीं से एग्जाम में छप के आएंगे। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट का संजीवनी बूटी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, कि डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट। एक सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट क्या है। तो सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपनी सेल्स एफर्ट। एक कंपनी का जो सेल्समैन लोग है उसको किस तरीके से पूरा प्लान करना है, किस तरीके से उन्हें कंट्रोल करना है, किस तरीके से उन्हें डायरेक्ट करना है, किस तरीके से उन्हें सुपरवाइज करना है, ये होता है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का काम क्या है कि जितना भी सेल्समैन है उनको सही तरीके से प्लान करके सही सही जगह पे लगाना, सही तरीके से कंट्रोल करना, सही तरीके से डायरेक्ट करना, सही तरीके से सुपरवाइज करना कि वो लोग अच्छा अच्छा काम करें। एक कंपनी में आप सेल्समैन देखते हो कि नहीं देखते हो। सेल्समैन का काम क्या रहता है कि वो अपना टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं ये मैनेजर को बताएगा, कि वो सारा का सारा काम सही तरीके से कर रहा है ये वो मैनेजर को बताएगा। तो वही सब काम सेल्स मैनेजमेंट का होता है। सेल्स मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपनी सेल्स एफर्ट। कि कंपनी किस तरीके से सेल्स कर रही है, कैसे सेल्स कर रही है, कंपनी के सेल्समैन लोग सेल्स टारगेट को पूरा कर भी रहे हैं कि नहीं, कंपनी का सेल्स टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसका मतलब ये होता है कि आप सेल्स मैनेजमेंट को देख रेख कर रहे हो। एक ऐसे मैनेजर हो कि कंपनी के सेल्स को देखते हो आप। तो सीधा सा बात है कि आपको अगर कोई पूछा कि डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट, आ सकता है। तो सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ए कंपनी सेल्स एफर्ट। कि कंपनी में जो सेल्समैन लोग हैं, जो सेल्स का टीम है, कंपनी का जो सेल्स है उसको सही तरीके से प्लान करना, उसको सही तरीके से कंट्रोल करना, उसको सही तरीके से डायरेक्ट करना, उसको सही तरीके से सुपरवाइज करना। इट इंक्लूड्स सेलिंग, इट इंक्लूड्स सेटिंग सेल्स टारगेट। सुनो, सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्स टारगेट सेट करना। कि भाई सुन, एक एक सेल्समैन को, हर एक सेल्समैन को 20 पेन बेचने हैं, मतलब बेचने हैं, ये क्या है मेरा सेल्स टारगेट। हर एक सेल्समैन को कम से कम 20 पेन करके बेचने हैं, तो 20 पेन करके बेचने हैं। तो इसमें सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या आता है सर, सेल्स मैनेजमेंट में आता है कि सेल्स टारगेट को सेट करना, मैनेजिंग द सेल्स टीम। कि जो तुम्हारा सेल्स टीम है, जो एक कंपनी का सेल का टीम है, 10 टो 20 टो जो सेल्स का टीम है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको सिखाना कि भाई तुमको ऐसे ऐसे करके सेलिंग करना है, अपना टारगेट को कंप्लीट करना है। आप देखते हो ना, एक कंपनी में कितने सारे सेल्समैन रहते हैं। एक कंपनी में जो इतने सारे सेल्समैन है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करोगे, तो उसी को बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स टारगेट को सेट करना इंक्लूड है, मैनेजिंग द सेल्स टीम, जो सेल्स टीम है उसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हो कि वो परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सेल्स टीम जो है वो परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू बूस्ट रेवेन्यू, और कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाना, और कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाना जो आपके सेल्स को बढ़ा दे, आपके सेल्स को बढ़ा दे, आपके कंपनी के सेल्स को बढ़ा दे। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द कंपनी सेल्स एफर्ट। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यही सब क्वेश्चन छप के आएगा, यही सब क्वेश्चन बेटा छप के आएगा। सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ ए कंपनी सेल्स एफर्ट। सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है कि सेल्स टारगेट को आप सेट करते हो, कि एक एक बंदे को कितना कितना पेन बेचना है, कितना कितना पेंसिल बेचना है, कितना कितना प्रोडक्ट्स बेचना है।
इट इंक्लूड्स सेटिंग सेल्स टारगेट, इट इंक्लूड्स मैनेजिंग द सेल्स टीम, आपका जो सेल्स टीम है उसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, कि आपका सेल्स टीम किस तरीके से काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हो कि वो अच्छा काम कर रहा है कि खराब काम कर रहा है, उसको आप उसके ये परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हो। एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट रेवेन्यू, कि भाई सेल्स कैसे बढ़ाए। मान लो कि मेरे प्रो बैच में सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो मैं ये सोचूंगा ना कि सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए कि मेरे पेड बैच में स्टूडेंट्स आए। मेरे को तो स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा, मेरे को तो कुछ तिगरम लगाना पड़ेगा कि कौन सा जादू चलाऊं, क्या करूं कि मेरे सेल्स बढ़ जाए। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट रेवेन्यू, ठीक है। एंड द गोल इज टू कोऑर्डिनेट सेल्स एक्टिविटीज सो द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली। मतलब गोल यही रहता है कि किस तरीके से हम लोग सेलिंग ज्यादा से ज्यादा कर पाए, एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग सेलिंग कर पाए, ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ ए कंपनी सेल्स एफर्ट। इट इंक्लूड सेटिंग, इसमें इसमें आप सेल्स टारगेट सेट करते हो, इसमें आप सेल्स टीम को मैनेज करते हो, इसमें आप उसका उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है बुरा है, उसको आप एनालाइज करते हो। एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट रेवेन्यू। एंड द गोल इज टू कोऑर्डिनेट सेल्स एक्टिविटीज, द गोल इज टू कोऑर्डिनेट सेल्स एक्टिविटीज so that product or services are sold efficiently and profitably। तो गोल यही है, गोल यही है, मेरा एम यही है कि किस तरीके से मैं सेल्स एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करूं कि मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स एंड सारे के सारे सर्विसेज बहुत अच्छे से एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बिक जाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्स हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्स हो रहा है, जहां पे सारे के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व है सेलिंग ऑपरेशंस के, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क विद इन द बिजनेस दैट डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व इन द सेल्स ऑपरेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप लोगों को ये क्लियर होता है कि एक सेल्स का क्या क्या रोल्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब सेल्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक सेल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सेल्स के रिलेटेड आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएगी। जहां पे हर एक सेलर को बताया जाएगा, हर एक सेल्समैन को बताया जाएगा, ये सुन, ये पेन ना तुझको बेच तो बेचना है, कोई भी हालत में बेच। आपको आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया जाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क within the business that defines the roles and responsibilities involved in sales operation। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक सेल्समैन को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, असाइनिंग सेल्स टेरिटरीज। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्प करता है कि किस तरीके से ये सेल्स का जो टीम है, मान लो कि मेरा सेल्स का टीम है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, मतलब मान लो कि चार बंदा है, मान लो चार तो सेल्स का बंदा है, तो इनको मैं कैसे मैनेज करूं, कहां कहां कौन कौन से इलाके में बेचने को भेजूं, कहां 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 ये सेल्समैन को मैं बेचने को भेजूं, कौन कौन से इलाके में मैं सेल्समैन को बेचने को भेजूं, ये एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से ही तय होता है ना। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क विद इन द बिजनेस दैट डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑपरेशंस। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वो एक जगह है जहां पे ये डिफाइन करता है, जहां पे सेल्समैन लोगों को ये पता चलता है कि उसका क्या रोल है, क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो कैसे सामान को बेच सकता है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, असाइनिंग सेल्स टेरिटरीज एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ सेल्स एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैं ये चार बंदे जो है, मेरे चार बंदे जो है, मान लो कि इसको मैं खिदिरपुर भेज रहा हूँ कि तू खिदिरपुर जाके सेल कर, इस वाले बंदे को मैं टॉलीगंज भेज रहा हूँ, इस वाले बंदे को मैं गिरीश पार्क भेज रहा हूँ, इस वाले बंदे को मैं दमदम भेज रहा हूँ। तो अलग अलग बंदे को मैं अलग अलग रोल्स दे रहा हूँ, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा हूँ, अलग अलग लोकेशन समझा रहा हूँ भाई, कि तू यहाँ यहाँ सेल करेगा, तो इस तरीके का सेल करेगा, तो पेन सेल करेगा, ये पेंसिल सेल करेगा, ये स्टेपलर सेल करेगा। अलग अलग बंदे को मैं अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा हूं।
उसका मैं फॉर्मल अरेंजमेंट करवा रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल arrangement of roles, responsibilities, and relationship within the sales department of a company. It outlines how sales tasks are divided, how sales persons are supervised, and how communication flow across different levels. ये बताता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि किस तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है, किस तरीके से एक सेल्स पीपल को, किस तरीके से एक सेल्स पर्सन को सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि तुमको ऐसा काम करना है, विनीत तुमको ऐसा काम करना है, राजू तुमको ऐसा काम करना है, मुकुल तुमको खिदिरपुर जाना है। अलग अलग बंदा को अलग अलग जगह पे भेज रहा हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, responsibilities and relationship within the sales department of the company. It outlines how sales tasks are divided. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि किस तरीके से सेल्स का जो टास्क है वो डिवाइड होता है अलग अलग पर्सन्स में। अलग अलग पर्सन्स में किस तरीके से वो डिवाइड होता है कि किसको क्या करना है, किस तरीके से एक सेल्स पीपल को सुपरवाइज किया जाता है, किस तरीके से एक कम्युनिकेशन फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल में, ये बताता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं डिफाइन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। और जल्दी 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 हम लोगों को सारा चैप्टर्स करना है, इसीलिए दोस्तों आइए। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सेटअप वेयर ए कंपनीज एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स। मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाएगा काम। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाएगा। जैसे मान ले एक मार्केटिंग का बंदा है तो उसे मार्केटिंग का काम दे दिया, फिनेंस का बंदा है फिनेंस का काम दे दिया, प्रोडक्शन का बंदा है प्रोडक्शन का, सेल्स का बंदा है तो सेल्स का। स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाएगा, मतलब काम को बेटा फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाएगा। जैसे मान ले एक मार्केटिंग का बंदा है तो उसे मार्केटिंग का काम दे दिया, फिनेंस का बंदा है फिनेंस का काम दे दिया, प्रोडक्शन का बंदा है प्रोडक्शन का काम दे दिया, सेल्स का बंदा है सेल्स का काम दे दिया। ईच फंक्शन इज हेडेड बाय एक्सपर्ट मैनेजर। और हर एक चीज के लिए मैं एक मैनेजर को रख दूंगा। जैसे मार्केटिंग के काम के लिए मार्केटिंग मैनेजर, फिनेंस के काम के लिए फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन के काम के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के काम के लिए सेल्स का मैनेजर। तो हर एक फंक्शन के लिए मैं एक मैनेजर को रख दूंगा। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा सेटअप है जहां पे एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के हिसाब से बांट देती है, मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स। ठीक है, काम को स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के हिसाब से बांट देती है। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारा काम होता है ना, मार्केटिंग का काम रहता है, फिनेंस का काम रहता है, अकाउंट्स का काम रहता है, प्रोडक्शन का काम रहता है, सेल्स का काम रहता है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से बांट देगा। और हर एक फंक्शंस में क्या होगा, हर एक फंक्शंस में मैनेजर को रख देगा। जैसे मार्केटिंग के फंक्शंस के लिए मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस के फंक्शन के लिए फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन के फंक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के फंक्शन के लिए सेल्स मैनेजर। सो दिस स्ट्रक्चर प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज एज एम्प्लॉइज आर ग्रुप्ड बाय देयर स्किल्स एंड टास्क। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वाइज बांट देता है, फंक्शन वाइज बांट देता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स। खत्म। इससे क्या होता है, इससे एक्सपर्टीज आता है, इससे एफिशिएंटली आता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकता है। इससे बात करते हैं डिफाइंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भैया डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, हर एक चीज को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मैं प्रो बैच आप लोगों को पढ़ाता हूँ। प्रो बैच में एक तो आता है भैया बुक्स, एक आता है क्लासेस। किसी को मान लीजिए बुक्स खरीदना हो तो बुक्स का मैंने अलग डिपार्टमेंट कर दिया, किसी को मान लीजिए क्लासेस खरीदना है, क्लासेस का मैंने अलग डिपार्टमेंट कर दिया। ठीक है, मैं प्रो बैच बेचता हूं तो एक तो आता है बुक्स का डिपार्टमेंट, एक आता है क्लासेस का डिपार्टमेंट। कोई कोई ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ बुक्स लेगा, कोई कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ क्लासेस लेगा, और कोई कोई ऐसा बंदा है जो दोनों के दोनों ही लेगा। तो मैं ना उसके लिए तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स बना दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिया, मैं कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया कि जो जो बुक्स लेगा उसके लिए अलग, जो क्लासेस लेगा उसके लिए अलग, जो दोनों लेगा उसके लिए अलग। इसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। और एक एग्जांपल, जैसे कि आप लोग को पता है अमूल, अमूल का क्या क्या मिलता है? अमूल का भैया कर्ड भी मिलता है, अमूल का मिल्क भी मिलता है। ठीक है,
अमूल का फिर बटर भी मिलता है, अमूल का चीज भी मिलता है। तो अमूल क्या करता है, अमूल इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे, अलग अलग डिवाइड करके रखे। अमूल इन सब के डिवीजन करके रखे हैं, डिवाइड करके रखे हैं कि कर्ड का एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा, मिल्क का एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा, बटर का एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा, चीज का एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल में डिवाइड करते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सेक्शंस आप डिवाइड करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए टाइप ऑफ कंपनी सेटअप वेयर द बिजनेस is divided into separate units or division based on products, services, geography और customer segments। ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। 5 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंस पूछा है, रोल बताएगा तो भी सेम ही आंसर होगा, फीचर बोलेगा तो भी सेम ही आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो भी सेम ही आंसर होगा। ठीक है, आप एक बार इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हो, रोल फीचर ऑब्जेक्टिव सबका सेम आंसर होगा, सबका सेम आंसर होगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जामिनेशन में बोला कि डिस्कस द रोल ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम में बोला डिस्कस द फीचर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द मेरिट्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक ही आंसर होगा बाबा। बार 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 याद करने मत जाओ हर चीज को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे डेफिनेशन चेप देना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन चेपोगे किसका? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। जो आप पढ़े ना, जो यहां पे आप पढ़े, यही डेफिनेशन को सबसे पहले चेपना है, और उस चेपने के बाद फिर लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले आप जो डेफिनेशन पढ़े सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पहले चेप देना, फीचर्स में भी, इंपॉर्टेंस में भी, रोल्स में भी, सबका। और उसके बाद आप इंपॉर्टेंस लिखना शुरू करना, लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है? सबसे पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस रहता है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों को पता है कि क्या क्या रोल्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोगों को सब पता है। ठीक है, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये काम रहता है कि सबको क्लियरली बताना कि तुम्हारा रोल, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेरे पास 4 लेबर है, मेरे पास 4 सेल्समैन है, तो मैं चारों सेल्समैन को बता के रखूंगा, ए तू खिदिरपुर जाएगा, ए तू गिरीश पार्क जाएगा, ए तू एमजी रोड में बेचेगा, ठीक है, ए तू अगरतला जाएगा। तो अलग अलग जन को, अलग अलग सेल्समैन को मैंने अलग अलग लोकेशन दे दिया, उनका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिया कि ए तू पेन बेचेगा, ए तू पेंसिल बेचेगा, ए तू शार्पनर बेचेगा। अलग अलग सेल्समैन को अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बता दिया। तो इंपॉर्टेंस क्या रहता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेशन। सबको मैंने अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिया है। स्ट्रक्चर्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हेल्प असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज टू सेल्स पर्सनल, reducing confusion and duplication of work। फिर बेटर सेल्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि सेल्स का अच्छा प्लानिंग करता है, सेल्स का अच्छा कंट्रोलिंग करता है, सेल्स को प्लान करता है, सेल्स को मॉनिटर करता है, सेल्स को कंट्रोल करता है। इट अलाउज द कंपनी टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल सेल्स। क्या हमें कितना कितना सेल्स करना है, इसका पूरा प्लानिंग। हमें इस बार 1 लाख का सेल करना है या 1 करोड़ का सेल करना है, मतलब प्लानिंग। क्या सेल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि मॉनिटरिंग। और सेल्स को कंट्रोल करना, मतलब अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो सेल्स करवाओ, इमोशनल टॉर्चर करो, सेल्समैन को इमोशनल टॉर्चर करो। हेलो अपना टारगेट कंप्लीट करके आना, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर तूने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो छुट्टी नहीं मिलेगा। मतलब सेल्स को प्लान कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इट अलाउज द कंपनीज टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल सेल्स एफर्ट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा इंपॉर्टेंस कि कस्टमर सर्विस भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा ध्यान रखता है, इसका मतलब कस्टमर को कितना अच्छा सर्विस मिलने वाला है। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स टीम इंश्योर्स ये टाइमली रिस्पॉन्स एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू कस्टमर नीड, इंप्रूविंग सेटिस्फैक्शन। आप देखोगे जियो, जियो को कॉल कॉल करो एक बार, जियो को आप एक बार कॉल करो, वो तुरंत के तुरंत उठाता है। अमेजन को एक बार कॉल करो, तुरंत के तुरंत उठाता है, आपको टाइमली रिस्पॉन्स देता है। आपको जो भी क्वेरी है सेल्स को लेके, आपको जो भी क्वेरी है खरीदने को लेके, वो लोग बताएगा, वो लोग टाइमली रिस्पॉन्स देगा। जियो को कॉल करो, अमेजन को कॉल करो, वो लोग कस्टमर के नीड्स को समझता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है। उनके इतने सेल्स टीम होता है ना, तो कस्टमर के नीड्स को समझता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है। आप उनके सेल्स टीम को कांटेक्ट करो कि हेलो मुझे एक फोन खरीदना है,
तो बता देंगे सर कौन सा फोन खरीदना है, पूरा पूरा डिटेल्स बता देंगे, आपको मदद करेंगे। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आप कस्टमर के नीड्स को समझने लगते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने लगते हो, इंप्रूविंग सेटिस्फैक्शन। इसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस है उसको आप बेटर यूज करने लगते हो, बेटर यूज ऑफ मैन पावर, टाइम एंड बजट। एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर आप बेटर सेल्स का प्लानिंग कर रहे हो तो आपका बिजनेस एक्सपांड करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सपोर्ट एक्सपांशन एंड ग्रोथ, it provides a foundation for scaling operations into new markets or product line through the systematic approach। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग पढ़े अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भैया डेफिनेशन शेप देना है। उसके बाद फीचर पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, रोल पूछे या कुछ भी पूछे, आपको इंपॉर्टेंस लिख देना है। डेफिनेशन प्लस इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन प्लस इंपॉर्टेंस, या फीचर पूछेगा या रोल पूछेगा या मेरिट पूछेगा या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सबका आंसर एक, सबका मालिक एक। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, प्लीज प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? जल्दी जल्दी अगर नहीं पढ़ाएंगे तो परसों का एग्जाम कैसे दोगे? अभी पढ़ाना है, लिपटाना है, सब कुछ अच्छे से लिपटाना है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने भाई के लिए एक भी कमेंट आप नहीं करते हो, प्लीज एक कमेंट बनता है, एक कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है तो। देखो, बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर आपको चैलेंजेस के बारे में पूछेगा तो चैलेंजेस भी लिख सकते हो। ओ माय गॉड, कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चीज के बारे में आप लोग को लिखना है। स्टेट द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कौन कौन से ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सेल्स नहीं होने देते। मतलब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, और कौन से वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सेल्स में चैलेंजेस आते हैं। मतलब सेल नहीं हो रहा है भैया, मतलब क्या कि आप गल्ले पे बैठे हुए, आप दुकान में बैठे हुए, सेल्स नहीं हो रहा है। सेल्स क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में पता लगाना। देखिए, अब लिखा हुआ है complexity in sales organization refers to the degree of difficulty involved in the managing the sales structure, team, processes as a business grow, handle multiple product and operate in varied market. The sales organization becomes more complex, requiring proper planning and coordination। तब यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक बिजनेस ग्रो कर जाता है तुम्हारा, तो एक एक चीज सेल करने के लिए तुम लोगों को बेटर प्लानिंग चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को सेल करने के लिए बेटर बेटर प्लानिंग चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, आसानी से नहीं बिकता है। अगर अगर तुम्हारा धंधा ग्रो कर जाता है, अगर मान लो कि मेरा एग्जांपल है कि अभिषेक झा क्लासेस कि हर बार के स्टूडेंट रहते हैं 1000 से प्लस, हजार हजार प्लस। हो गया, एक मिनट, 1000 प्लस। अगर मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया, अगर मैंने मान लो कि मैराथन नहीं लिया, वन शॉट नहीं लिया, या कुछ कोई भी क्लासेस नहीं लिया, संजीवनी बूटी नहीं निकाला, तो क्या मेरे सेल्स इतने मेंटेन रहेंगे? नहीं ना। तो मेरे को ये सब सब समझना पड़ेगा, मार्केट का कंडीशन समझना पड़ेगा, मेरे को कंपटीटर देखना पड़ेगा, स्टूडेंट का डिमांड देखना पड़ेगा, संजीवनी बूटी बनाना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से संजीवनी बूटी बनाना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ो, पास हो, फिर ना मेरा सेल्स होगा। वरना सेल्स होगा कैसे? होगा कैसे सेल्स? तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर प्लानिंग जरूरत है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर सेल नहीं हो रही है तो वो किस किस वजह से सेल नहीं हो रही है। सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, धंधा एकदम ठप हो गए हो, किस वजह से सेल नहीं हो रही है, किस वजह से सेल नहीं हो रही है। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से सेल नहीं हो रही है। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिटी। अगर आप 10 चीज बेचोगे, 10 चीज, तो 10 चीजों के लिए बेटा स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए। फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रेनिंग होता है, कोऑर्डिनेशन, सेल्स एफर्ट, फिर आपका धंधा डूबने लगता है। अगर आप 10 चीज बेचोगे, मान लो कि मेरा ही एग्जांपल है, अभिषेक झा क्लासेस तो अभी आप बीकॉम को पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मैं बीकॉम को भी पढ़ाता, एमकॉम को भी पढ़ाता। ठीक है, मैं मान लीजिए यूपीएससी को भी पढ़ाता, मैं मान लीजिए सीए, सीएस, सीएमए, मान लीजिए इन सब को पढ़ाने लगता, एमकॉम को पढ़ाता, सीएस, सीएस, सीएमए, यूपीएससी को पढ़ाने लगता, साइंस वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाता। अगर मैं हर किसी को पढ़ाऊंगा तो क्या मैं उतना ध्यान दे पाऊंगा? नहीं ना, मेरे को तो स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए।
मेरे को तो भैया स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए। अगर मैं सब किसी को पढ़ाने लगूंगा तो मेरे को तो उसके लिए भैया स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा सकता। मैं बीकॉम को जितना अच्छे से पढ़ा सकता हूं उतना अच्छे से मैं सीए को नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीएस को नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीएमए को नहीं पढ़ा पाऊंगा, यूपीएससी को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा टैलेंट तो भैया बीकॉम है, मेरा टैलेंट तो 11th 12th है। तो मैं उन्हीं को अच्छा पढ़ाऊंगा ना। हर एक चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम रहता है ना। तो आप 10 चीज का दुकान खोल लो, 10 सामान बेचो, लेकिन स्पेशलाइज्ड टीम भी तो होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड टीम भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला उलझन आता है कि सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिटी। तुम 10 तरह का सामान बेच रहे हो, उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड टीम नहीं है, तो कैसे बिकेगा। दूसरा, ज्योग्राफिकल कवरेज। सेलिंग अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स और कंट्रीज रिक्वायर्स डिफरेंट सेल्स स्ट्रेटजीज। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बेच रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बेच रहे हो, तो अलग अलग जगह का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है, वो स्ट्रैटेजी निभाना पड़ता है। अलग अलग जगह का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। जैसे मान लीजिए यूएस में जाके आप साड़ी बेच रहे हो, तो वहां साड़ी बेचने का अलग स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। इंडिया में तो साड़ी इजीली बिक जाएगा। इंडिया में अगर साड़ी बेचोगे तो वो इजीली बिक जाएगा। लेकिन आप यूएस में जाके अगर साड़ी बेचोगे, वहां पे तो साड़ी पहनते भी नहीं है लोग, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। वहां पे अगर जाके आप साड़ी बेचोगे तो वहां पे क्या बिकेगा। अगर बिकेगा भी तो वो स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा। डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफरेंट टीम्स चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए आपको। अलग अलग जगह बेचने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए आपको। तो ज्योग्राफिकल कवरेज भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती है सेल्स कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। हो सकता है कि मेरा कोर्स कोलकाता में बिक रहा है लेकिन मुंबई में नहीं बिकेगा, क्योंकि मुंबई में मेरे को जानता कौन है। मैं तो मराठी भी नहीं जानता। हो सकता है कि मेरा कोर्स कोलकाता में बिक रहा है, मेरा कोर्स वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, लेकिन हो सकता है मुंबई में नहीं बिक रहा होगा, दिल्ली में नहीं बिक रहा होगा। तो अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग कल्चर चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग टीम चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। तो ज्योग्राफिकल कवरेज इज द सेकंड पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, कस्टमर सेगमेंटेशन। सर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, इंडिविजुअल, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, एड्स कंप्लेक्सिटी इन टेलरिंग सेल्स अप्रोच। मान लीजिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को हम लोग बेचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को। ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग बच्चे का डायपर भी बेचते हैं, एडल्ट्स का हम लोग बुक्स भी बेचते हैं, और ये बूढ़े लोगों का हम लोग वॉकिंग स्टिक्स भी बेचते हैं। तो अलग अलग जन से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा ना। मैं कोई ऐसा बिजनेस चला रहा हूं कि मैं डायपर भी बेचता हूं, मैं बुक्स भी बेचता हूं, और मैं वॉकिंग स्टिक्स भी बेचता हूं, तो अलग अलग लोग से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा ना। स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए, वी नीड स्पेशलाइज्ड टीम्स। इसको बोलते हैं दोस्तों कस्टमर सेगमेंटेशन। सर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स एड्स कंप्लेक्सिटी इन टेलरिंग सेल्स अप्रोच। फिर चैनल स्ट्रक्चर, यूज ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड हाइब्रिड चैनल एड्स लेयर टू द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप डायरेक्ट चैनल का यूज कर रहे हो, इनडायरेक्ट चैनल का यूज कर रहे हो, हाइब्रिड चैनल का यूज कर रहे हो, एक साथ मान लीजिए अलग अलग चैनल का यूज कर रहे हो, तो वो भी तो मुश्किल पड़ सकता है। कभी सेल्स ठप होगा, कभी सेल्स ठप नहीं होगा। आप कभी ऐसा कर रहे हो कि सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद के आ रहे हो, कभी ऐसा कर रहे हो कि सीधा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ऐसा। कभी ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर से होलसेलर किए और आप खरीद के आ रहे हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच। या तो कभी डायरेक्ट चैनल लगा रहे हो, या तो कभी इनडायरेक्ट, या तो कभी हाइब्रिड चैनल। ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ एंड साइज पे भी डिपेंड है। एज ए कंपनी ग्रोज इन साइज, द सेल्स फोर्स आल्सो एक्सपांड। मान लो कि कंपनी है छोटू सा, तो सेल्स फोर्स 10। अगर कंपना अगर मान लो आपका कंपनी बड़ा हो गया, कंपनी है छोटा सा, कंपनी जब छोटा सा है तब 10 सेल्स फोर्स से काम चल जाता है, लेकिन कंपनी अगर बड़ा है तो आपको 100 सेल्स फोर्स चाहिए ना। अगर कंपनी छोटा है तो छोटे सेल्स फोर्स से हो जाता है, लेकिन कंपनी आपका बड़ा है तो बड़ा सेल्स फोर्स चाहिए ना। तो वही चीज मैटर करता है। अगर आप अपने कंपनीज में सेल्स फोर्स नहीं रखते हो तो कैसे होगा, कैसे होगा। बात करेंगे डिफरेंट। अब देखिए, डिस्कस ब्रॉडली अबाउट आइलैंड मॉडल इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आइलैंड मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। मेंशन द एरियाज वेयर द मॉडल इज एप्लीकेबल। वो एरियाज के बारे में बताओ जहां पे ये मॉडल एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आइलैंड मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो द आइलैंड मॉडल इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सेटअप वेयर ईच सेल्स पर्सन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। मतलब आइलैंड मॉडल वो एक मॉडल है जहां पे एक ही सेल्स पर्सन सारा का सारा काम करेगा। मैं ही सब हूं, मैं ही भगवान हूं, अपनी भगवान है।
कि मैं पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस मैं खुद कंडक्ट करूंगा, लाइक एन आइलैंड। तो आइलैंड मॉडल में क्या होता है कि एक सेल्स प्रोसेस, पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस सिर्फ एक ही सिंगल सेल्स पर्सन करेगा। ठीक है, मतलब मैं शुरू से अंत तक जो भी काम लगेगा सिर्फ मैं ही करूंगा और कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मतलब सुनो, मेरे स्टाफ है, मान लो मेरे स्टाफ है ए बी सी डी। अब ए को मैंने बोल दिया कि ए तू पेन बेचेगा, तू पेन बेचेगा, जहां पर भी बेच पाए, जैसे बेच पाए वो तेरी झंझट, तू पेन बेचेगा मतलब पेन बेचेगा। अब ए टू जेड इसमें तेरी जिम्मेदारी। बी को मैं बी को मैं बोला कि तू पेंसिल बेचेगा। अब तू जहां बेचा जैसे बेच, हमको बस टारगेट से मतलब है, तू बस बेच। सी को मैंने बोला कि मोबाइल बेचना है, तो अब वो सी मोबाइल कैसे बेचेगा, कैसे नहीं बेचेगा, वो पूरा का पूरा वो जाने, मतलब पूरा का पूरा चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डी को मैंने बोला कि तू एयरफोन बेचेगा। तो अलग अलग जन को अलग अलग मैंने टारगेट दे दिया। अब हर एक इंसान अपने एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हर एक इंसान पूरा सामान अकेले बेचेगा, पूरा सामान अकेले बेचेगा, सब चीज अकेले इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड मॉडल। द आइलैंड मॉडल इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सेटअप वेयर ईच पर्सन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जहां पे एक एक पर्सन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, लाइक ए आइलैंड, हैंडलिंग ए एंटायर सेल्स प्रोसेस फॉर ए स्पेसिफिक एरिया और सेट ऑफ कस्टमर। ठीक है, मान लो कि एक एरिया है खिदिरपुर। खिदिरपुर में मान लो कि मैं गया और मैं सारा का सारा सेलिंग खिदिरपुर में मैं खुद कर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि खिदिरपुर में सेलिंग करना। विकास की जिम्मेदारी है कि वो टॉलीगंज में सेलिंग करता है। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, मतलब ए टू जेड प्रोसेस है, वो मेरे को करना पड़ेगा। मेरे को बोला गया है पेन बेचने के लिए खिदिरपुर में, बस बस तो बस। विकास को बोला गया है पेंसिल बेचने के लिए वो टॉलीगंज में, बस तो बस। मतलब पूरा का पूरा ईच एंड एवरी वर्क मेरे को करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है ना, छोटे छोटे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, वो आप खुद निभाते हो ए टू जेड। इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड मॉडल। ठीक है, आइलैंड मॉडल में क्या होता है, ईच सेल्स पर्सन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। कि मैंने ए को बोला कि तू पेन बेच, कैसे बेचेगा कैसे नहीं बेचेगा मेरे को मतलब नहीं, ए टू जेड तू पेन बेच। बी को मैंने बोला पेंसिल बेच, ए टू जेड काम तू ही करेगा बी, पेंसिल तेरा ही जिम्मा जिम्मा है। सी को बोला मोबाइल बेच, तो ए टू जेड काम तू ही करेगा सी, और कैसे बेचेगा तू जान, इस एरिया में जाके बेचना है बस। और डी को बोला मैंने एयरफोन बेच। तो अलग अलग जन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने दे दिया। अब अलग अलग जन ए टू जेड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाएगा। इसको, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं, इस रिश्ते को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आइलैंड मॉडल। की फीचर्स क्या है, सबसे पहले भैया इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो कैसे वो सामान को दिखाएगा, वो कैसे वो सामान को प्रेजेंट करेगा, नेगोशिएट करेगा, क्लोज करेगा, वो जाने। कि मैंने मैंने तेरे को बोला मोबाइल बेच, अब तू कैसे बेच रहा है, तू कैसे बात कर रहा है, तू जान भाई, तू जान। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर दूसरा लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब किसी पे तुम डिपेंडेंट नहीं है। मैंने तुमको बोल दिया कि भाई तुझको फोन बेचना है, और पूरा का पूरा जिम्मेदारी तेरा है फोन बेचने का। तो सेल्स पीपल वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स टीम, मतलब तू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तू अपना काम कर, बस हो गया, बात खत्म। तू अपना काम कर, तू बस पेन बेच के आ, किसी दूसरे से मतलब मत रख, किसी दूसरे का काम से मतलब मत रख, तू अपना काम करके आ। हाई अकाउंटेबिलिटी, सो परफॉर्मेंस is individually measured and success or failure depends solely on each salesman effort। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअली मेजर किया जाता है। कि विकास ने सिर्फ 20 पेन बेचे हैं, रक्षित ने रक्षित ने 50 पेन बेचे हैं। तो अपना अपना काम अपना अपना पर ही भारी होता है। जैसे विकास का सेल्स टारगेट सिर्फ 20 का है, तो विकास ने सिर्फ 20 ही बेचे हैं, रक्षित ने 50 बेचे हैं, अमन ने 100 बेचे हैं। तो अलग अलग जन का अलग अलग मेजरिंग पॉइंट्स रहता है, अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है, सबका परफॉर्मेंस आप इंडिविजुअली ट्रैक कर पाओगे। सिंपल टू मैनेज इन स्मॉल बिजनेस, अगर आपका फर्म स्मॉल है तो अकेले अकेले भेजने बोलता है, अकेले अकेले बेचने बोलता है कि ये ले विकास, ये ले 500 पेन जाके बेच के आ जा। ये ले विकास, सुनो, मेरे पास 4 जन है, एक है विकास, एक है अमन, एक है निर्मल, ठीक है, एक है सागर। मैंने विकास को बोला मैंने विकास को बोला
ये ले विकास 500 पेन बेच क्या, कहाँ बेचेगा? वो टॉलीगंज में बेच क्या, टॉलीगंज में। अमन को मैंने बोला कि ये ले अमन, 1000 पेन तू बेच क्या, किसी से भी मतलब मत रख। 1000 पेन तू बेच क्या, खिदिरपुर वाला एरिया तेरा, खिदिरपुर वाला एरिया तेरा। निर्मल को मैंने बोला, ये ले निर्मल, तू 2000 पेन बेच क्या, और गिरीश पार्क वाला एरिया तेरा। और सागर को मैंने बोला कि तू 1500 पेन बेच क्या, और एमजी रोड वाला एरिया तेरा। अलग अलग जन को अलग अलग एरिया में लगा दिया, सिंपल सा बात है। तो छोटा छोटा जो फर्म रहता है ना, छोटा छोटा फर्म ऐसे ही काम निकलवाता है। दिस मॉडल इज इजी टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर स्मॉल टीम और लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। एंड लिमिटेड कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे टीम वर्क से नहीं होता, यहाँ पे खुद का देखो, खुद का भलाई देखो, यहाँ पे खुद का भलाई। अमन को मैंने बोला 1000 पेन जाके खिदिरपुर में बेच के आ, तो अमन अपना सोचेगा, अमन दूसरे का नहीं सोचेगा, अमन अपना सोचेगा, विकास अपना सोचेगा, निर्मल अपना सोचेगा, सागर अपना सोचेगा। जिसको जो टास्क दिया हूं अपना अपना सोचेगा। तो लिमिटेड कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क नहीं होता, यहाँ पे टीम वर्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से एरिया में ये आइलैंड मॉडल एप्लीकेबल है, कौन कौन से एरिया में ये आइलैंड मॉडल जो है एप्लीकेबल है? स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस में, जो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, या जो स्मॉल बिजनेसेस है वहां पे। कंपनी एंटरिंग इन न्यू मार्केट, मान लो कि कंपनी को एक न्यू मार्केट में, मान लो कि मैं अभी तक दूध बेच रहा था, दूध, अब मैं दही भी बेचूंगा, तो वो दही वाला मार्केट में मैं एंटर कर रहा हूं ना, तो उसके लिए मेरे को आइलैंड मॉडल अपनाना पड़ेगा। सेल्समैन लोगों को भेजना पड़ेगा कि अमूल का ना दही भी आया है, लीजिएगा क्या? अमूल का तो दूध मिलता ही था, अमूल का दही भी आएगा, लीजिएगा क्या? एक एक करके बताना पड़ता है, ठीक है। लो कॉस्ट और नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट सेल्स, अगर आपका बजट कम है, अगर आपका बजट कम है, मान लो अगर आपका बजट कम है, अगर आप सस्ता सस्ता सामान बनाते हो, तो फिर ठीक है। रिमोट और रूरल एरियाज जोन, मान लो कि जो एरिया में आप रहते हो, मान लो कि मैं बिहार, सुनो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिहार का। बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे गांव है, एकदम छोटे छोटे, एकदम रूरल एरियाज। वहां पे क्या कोई स्विगी जोमेटो करता होगा क्या? वहां पे क्या कोई स्विगी जोमेटो करता होगा? तो प्रमोशन करना है ना, तो प्रमोशन कैसे करके करे? स्विगी ये ऑफर निकालता है, स्विगी ऑफर निकालता है कि 50 रुपए का चीज तुमको सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा रूरल एरियाज में, ये ताकि जागरूकता बढ़े। वैसे ही बहुत सारा सामान रूरल एरियाज में जा जाके बेचना पड़ता है, रूरल एरियाज में, कि चाय पत्ती लीजिएगा क्या, ये दूध लीजिएगा क्या आंटी। ग्रोसरी स्टोर नहीं जाते वो लोग, वहां पे आके बेचना पड़ता है सबको, आके बेच, कंपनीज आती है, कंपनीज आके बेचती है कि चाय पत्ती लीजिएगा क्या, सब्जी लीजिएगा क्या, ये फोन लीजिएगा क्या, ऐसे करके आके बेचता है, ठीक है। फ्रीलांस और कमीशन बेस्ड सेल्स रोल्स विद हायर ऑटोनॉमी, मतलब आजकल सेलिंग भी बेटा फ्रीलांसिंग हो गया है। तो बेसिकली ये सब पढ़ लेना आप। तो आइलैंड मॉडल मतलब क्या है? आइलैंड मॉडल मतलब ये तेरी जिम्मेदारी है, मैंने तेरे को बोला 500 पेन बेचने के लिए, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू कैसे बेचेगा। मैंने बोला 500 पेन बेचने के लिए खिदिरपुर वाले एरिया में, ये तेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, तू कैसे बेचेगा, कैसे नहीं बेचेगा, तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड मॉडल। अच्छा, अब बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। तो फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल मतलब क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से हम लोग बांटेंगे काम को। जब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक फंक्शंस या स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से बांटती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। अब देखो, फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल में क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास 4 बंदे हैं, विकास, अमन, सागर, और कौन था, और था निर्मल। फंक्शनल में क्या होता है कि अपना अपना काम डिवीजन करेंगे। सुनो, विकास को हम लोग बोलेंगे, विकास तो एक काम कर, लीड्स को तैयार कर, तू उन कस्टमर का नाम बता, तू उन कस्टमर का नाम बता जो लोग खरीदना चाहते हैं। विकास को बोला कि तू उन कस्टमर का नाम बता जो खरीदना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है। निकाला वो नाम, वो निकाला। फिर अमन को मैंने बोला, सुन, तो इस कस्टमर को फॉलो अप ले, फोन कर, जो खरीदना चाहते हैं, तो इस कस्टमर का फॉलो अप ले। तो अमन ने फॉलो अप लिया। सागर को मैंने बोला कि सागर तू जा, जो जो कस्टमर इंटरेस्टेड दिख रहा है, तू इसका सेल्स क्लोज कर दे, जा सेल्स सेल्स करके आ, जा सेल्स करके आ, सेल्स करके आ। और यहां निर्मल को मैंने बोला कि तू भाई आफ्टर सेल सर्विस देना, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, कि अगर सेल्स के बाद कोई गड़बड़ी हो गई तो निर्मल संभालेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में मैंने फंक्शंस वाइज बांट दिया सब टास्क को, सारा टास्क को मैंने फंक्शन वाइज बांट दिया।
विकास को बोला कि यहाँ पे विकास को बोला मैंने, विकास आप लीड संभालिए, आप लीड्स को तैयार कीजिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड दिख रहा है उसका नाम निकालिए, कौन कौन फोन खरीदेगा, कौन कौन इंटरेस्टेड दिख रहा है उसका नाम निकालिए। तो विकास ने नाम निकाला। फिर अमन को बोला कि फॉलो अप लीजिए, आप फॉलो अप। अमन को बोला कि फॉलो अप लो, फोन करके पूछो क्या आप फोन लेना चाहते हैं, फोन करके पूछो क्या आप फोन लेना चाहते हैं। अमन ने फॉलो अप लिया। अब उसमें से कुछ बंदे इंटरेस्टेड भी दिखे, तो सागर को मैंने बोला कि तुरंत जा और तुरंत ये डील को क्लोज कर, तुरंत जा और ये तुरंत ये डील को क्लोज कर और सेल्स करवा। सागर वहां से सेल्स सेल्स करवा के आया, सेल्स करवा के आया। और मान लो उन बंदों में से किसी को प्रॉब्लम हुआ, तो आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा? निर्मल। आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा? मतलब अलग अलग जान को अलग अलग काम मैंने दे दिया। जैसे यहां पे हुआ करता था, जैसे आइलैंड मॉडल में हुआ करता था कि एक ही इंसान सब कुछ काम करेगा, सब काम करेगा, वैसे यहाँ पे क्या अलग अलग जन को अलग अलग काम दे दिया। विकास यहाँ पे लीड्स जनरेट करेगा, अमन यहाँ पे फॉलो अप करेगा, सागर यहाँ पे क्लोज करेगा डील्स, निर्मल यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, जहां पे स्पेसिफिक फंक्शंस या टास्क के बेसिस पर हम लोग पीपल को असाइन करते हैं। द फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल इज अ टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर वेयर द सेल्स टीम इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शंस और टास्क। विकास तू लीड्स को जनरेट कर, जो लोग इंटरेस्टेड है उनका नाम निकाल। अमन तू जा फॉलो अप कर, तू फोन कर उन लोगों को कि आप क्या इंटरेस्टेड हो, आप क्या फोन लेना चाहते हो, उसका फॉलो अप कर। सागर को मैंने बोला जा सेल्स करवा के आ, सागर जो लोग भी इंटरेस्टेड है उन लोग से सेल्स करवा के आ। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, वो निर्मल देखेगा। तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग काम के लिए मैं अलग अलग लोगों को रख रहा हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा? फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स पूछे, रोल पूछे, एडवांटेज पूछे, एक ही पॉइंट होगा। फीचर्स, रोल, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट। फीचर पूछे, रोल्स पूछे, एडवांटेज पूछे, एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट। सबसे पहले बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। ईच सेल्स पर्सन ऑफ टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब हर एक टीम का जो मेंबर हो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे विकास लीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अमन फॉलोअप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सागर क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि किस तरीके से सेल वेल करना है। तो हर एक बंदा अपना अपना फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। स्पेशलाइजेशन, तो यहां पे क्या होता है? एम्प्लॉय बिकेम एक्सपर्ट इन द असाइन्ड रोल। एम्प्लॉय एक ही चीज में एक्सपर्ट बन जाता है, एक ही चीज में एक्सपर्ट बन जाता है, तो वो बेटर परफॉर्म करता है, वो बेटर बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, बेटर परफॉर्म। फिर क्या है? बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय एक्सपर्ट है तो वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा देगा। विथ क्लियर रोल्स, जब पता हो कि मेरे को क्या करना है, जब अमन को पता है कि मेरे को क्या करना है, सागर को पता है मेरे को क्या करना है, विकास को पता है मेरे को क्या करना है, तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस करोगे, एफिशिएंटली इफेक्टिवली आप फोकस करोगे। इजी सुपरविजन, मैं इजीली सुपरवाइज भी कर पाऊंगा कि कहां तुम्हारी गलती हुई है, किससे गलती हुई है, कौन सा रोल में किससे गलती हुई है। मैनेजर कैन ट्रैक एंड इवेलुएट सच फंक्शन सेपरेटली, एंड ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, हेल्प इन डेवलपिंग ए सिस्टमैटिक एंड रिपीटेड सेल्स प्रोसेस विद इन द कंपनी। क्लियर है? तो ये की फीचर्स ऑफ द फंक्शनल सेल्स मॉडल था। यहां पे देखिए फीचर पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा, अगर मान लीजिए मेरिट्स पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, तो एक ही होगा, एक ही होगा। इस बात पे लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे नहीं पता भैया, लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक हो जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ऐसे ही आप चाहते हो मेहनत करूं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर होना चाहिए। आप अपने अभिषेक भैया के लिए इतना भी नहीं करोगे? क्या मैं इतना खराब हूं? क्या मैं इतना खराब पढ़ाता हूं? आप एक कमेंट भी नहीं करोगे, आप शेयर भी नहीं करोगे। अब तीन ही चीज तो करने हैं भाई, थोड़ा लॉयल बनो ना मेरे खिलाफ, लॉयल बनो ना थोड़ा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये तीन चीज तो करने हैं, करो ना फटाफट से। चलो आ जाओ, बात करते हैं बेइज्जती कि फंक्शनल सेल्स मॉडल का क्या क्या बेइज्जती है, डिसएडवांटेज। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल सेल्स मॉडल। लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन विद द कस्टमर, कि कस्टमर के साथ पर्सनल कनेक्शन किसी का भी नहीं है। अगर एक ही काम को चार लोग कर रहा है, एक ही काम को, एक ही सेल को सेल्स कराने के लिए चार लोग जुड़ रहा है, तो पर्सनल कनेक्शन किसी का भी नहीं है कस्टमर के साथ। तो कस्टमर हो सकता है रिपीट नहीं हो सकता है कस्टमर का पर्सनल कनेक्शन अगर किसी के साथ भी नहीं होगा तो कस्टमर को ट्रस्ट ही कैसे होगा। फिर कोऑर्डिनेशन इशू, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कभी कभी डिलेज हो जाता है, इस वजह से ना कोऑर्डिनेशन इशू होता है, मतलब उन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बन पाता।
उन लोगों के बीच में तालमेल नहीं भी बन पाता। मिसकम्युनिकेशन और डिलेस कैन ऑकर बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और रोल्स अफेक्टिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ द सेल्स प्रोसेस। स्लो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत ज्यादा स्लो लेते हो आप, डिसीजन बहुत ज्यादा स्लो लेते हो। लोअर फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉय अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं कर सकता। एम्प्लॉय को एक ही काम बार बार लगातार रोज रोज करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं कर सकता। एम्प्लॉय मे नॉट बी एबल टू हैंडल टास्क आउटसाइड द रोल। उसको एक ही काम बार बार लगातार करना पड़ेगा। और एक ये कंज्यूमर, ये कंफ्यूजन। So dealing with the multiple peoples for a single product or services may confuse or frustrate with the customer। मतलब अगर आप सिंगल कस्टमर के साथ ही बार बार डील करें और सिंगल काम रोज रोज एक ही काम करें, रोज रोज एक ही काम करें, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। ये सब क्या है? ये सब बेटा फंक्शनल मॉडल का डिसएडवांटेजेस है। तो कहाँ कौन कौन से एरिया में फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबल है? एरियाज वेयर द फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल इज एप्लीकेबल। कौन कौन से एरिया में फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबल है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो सब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जैसे वो टाटा, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में आप फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस विद कम्प्लेक्स प्रोडक्ट, अगर आप बहुत कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेचते हो, बहुत टेक्निकल नॉलेज वाला प्रोडक्ट बेचते हो, तब आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, जैसे मान लीजिए मोबाइल बेचते हो, मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल बेचते हो, टीवी बेचते हो, मान लीजिए लैपटॉप बेचते हो, तो आपको फंक्शनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिजनेस विद कस्टमर, ठीक है। मान लीजिए कि टेली मार्केटिंग कर रहे हो, टेली मार्केटिंग, फोन बेस्ड या ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, जैसे नापतोल, नापतोल, नापतोल का देखिए हो आप लोग। नापतोल में कॉल कोई और उठाता है, फिर डिलीवरी कोई और देता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कोई और करता है। अगर ऑनलाइन सेलिंग है, फोन बेस्ड सेलिंग है, तो 4 आदमी तो लगेगा ही। फंक्शनल बेस्ड, फंक्शन के हिसाब से काम तो करना पड़ेगा कि कोई कॉल करेगा, कोई उसको डेमो देगा, कोई उसको सपोर्ट देगा, कोई उस ऑर्डर को प्रोसेस करवाएगा, कोई और उस ऑर्डर को डिलीवरी करवाएगा। अलग अलग लोग अलग अलग काम करेगा, जैसे नाप्तोल हो गया, अमेजन हो गया। सर्विस बेस्ड कंपनी, फर्म ऑफरिंग्स आफ्टर सेल सर्विसेज, इंस्टॉलेशन, कस्टमर केयर, ऑफन सेपरेट दिस फंक्शंस फ्रॉम दिस कोर सेल्स टीम। जैसे मान लो, जैसे मान लो कि अभिषेक झा क्लासेस का अगर बात करो, मान लो कि तुम्हारे एप्लीकेशन में अगर ग्लिच होता है, तो तुम सागर सागर भैया को मैसेज करते हो, मेरे को तो मैसेज नहीं करता। अगर मान लो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तुम सागर भैया को मैसेज करोगे। एजुकेशनल प्रॉब्लम है, मेरे को मैसेज करेगा तुम। अगर कोई एवई प्रॉब्लम है, तो कोई दूसरा एडमिन को मैसेज करेगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज करना पड़ता है आप लोगों को। कभी कभी एक एक कंपनी आफ्टर सेल सर्विस देती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन की, टीवी का इंस्टॉलेशन कोई और आदमी करके जाएगा, कस्टमर केयर का सपोर्ट कोई और आदमी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में लगता है। और कंपनीज विथ लॉन्ग सेल साइकिल, लॉन्ग सेल साइकिल, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा। लाइक कीजिए, एक बार लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, चलिए लाइक कीजिए। बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कितना कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। और एक्सप्लेन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है। ये मीनिंग पहले लिख दीजिएगा, सबसे पहले लिख दीजिएगा मीनिंग, ठीक है। ऑलरेडी देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रकार देखिए, सबसे पहला प्रकार लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वेयर ऑथोरिटी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द सेल्स फोर्स। जैसे मान लीजिए कि मैं बैठा हूं टॉप पे, एग्जाम्पल, लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं बैठा हूं टॉप पे। अब मैं 4 सेल्समैन को अपना ऑर्डर ऑर्डर दे रहा हूं, ऑथोरिटी दे रहा हूं कि ए बी सी डी। ए तो भैया खिदिरपुर में जाके बेचेगा, बी तो टॉलीगंज में जाके बेचेगा, सी तो गिरीश पार्क में जाके बेचेगा, और डी तो एमजी रोड में जाके बेचेगा। तो अलग अलग जन को मैं खुद ऑथोरिटी दे रहा हूं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से सेल्स फोर्स को खुद जब ऑथोरिटी जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फंक्शन वाइज बोल रहा हूं। फंक्शनल मतलब क्या होता है कि एक जन को बोल रहा हूं कि एक जन को बोल रहा हूं लीड लीड जनरेट करने, एक जन को बोल रहा हूं सेलिंग करने, एक जन को बोल रहा हूं फॉलो अप करने, एक जन को बोल रहा हूं आफ्टर सेल सर्विस देने, ठीक है। अभी अभी तो पढ़े फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स एक्टिविटीज आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस।
एक होता है ज्योग्राफिकल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, रीजन रीजन वाइज भेज रहा हूँ, रीजन वाइज। दिस सेल्स फोर्स इज असाइंड स्पेसिफिक रीजन वाइज। एक जन को मान लो कि मैं एमजी रोड भेज रहा हूँ, एक जन को मान लो मैं दमदम भेज रहा हूँ, एक जन को मान लो कि मैं टॉलीगंज भेज रहा हूँ, एक जन को मैं मान लो कुदघाट भेज रहा हूँ। तो अलग अलग जन को अलग अलग लोग को अलग अलग जगह भेज रहा हूं मैं। उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं। सेपरेट सेल्स टीम्स आर असाइंड टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। जैसे मैंने मिल्क बेचने को बोला विशाल को, मैंने बोला कि विशाल तू खाली दूध बेचेगा। मैंने दही बेचने को बोला सागर को, सागर तू खाली दही बेचेगा। मैंने निर्मल को बोला कि तू बटर बेच, बटर। ठीक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो उसको क्या बोलता है, प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेपरेट सेल्स टीम आर असाइंड टू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, आइडियल फॉर कंपनीज ऑफरिंग डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। और दोस्तों हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब कुछ मिला के ये सारा जो आप पढ़े ना टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मिला के अगर आप करोगे उसको बोलते हैं हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, जो दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर को कंबाइन करके करे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रोडक्ट वाइज भी, ज्योग्राफिकल वाइज भी, मतलब कि कंज्यूमर वाइज भी, फंक्शन वाइज भी, हम सब कुछ मिला के बेचते हैं। ठीक है, क्लियर है, बस हो गया, इतना काफी है। ये सब ये सब जस्ट पढ़ लीजिएगा, रीडिंग पर्पस के लिए ये सब हाइब्रिड पढ़ के ये सब पढ़ लीजिएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल, एडवांटेजेस, ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लियर करना है, डेफिनेशन लिखना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स में आते हैं। देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप मीनिंग लिखते हो, मीनिंग लिख देना सबसे पहले, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, when duties and responsibilities are not clearly defined it leads to confusion, duplication of work or mislead task among salesperson। जब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं हो तब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, मिसलीड टास्क होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन प्रॉब्लम, या उसको आप डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हो कि लैक ऑफ रोल क्लैरिटी नहीं है, मेरे को क्या करना है मेरे को खुद नहीं मालूम है। जब किसी को पता नहीं है कि उसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो क्या काम करेगा, क्या सेलिंग करेगा। जब सागर को पता नहीं है, विशाल को पता नहीं है कि वो क्या काम करने वाला है, तब क्या होगा, तब सागर को बेटा कंफ्यूजन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, मिस टास्क होगा, वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब किसी सेल्स पीपल को पता ही नहीं रहेगा कि उसका क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा ना। अच्छा, पुअर पुअर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मान लो कि सागर को बोलना ही नहीं आता, सागर जो है ना उसको मान लो बोलना ही नहीं आता, वो घबरा जाता है किसी के सामने, पी 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 ऐसे करके बोलता है, वो घबरा जाता है, उसको बोलना नहीं आता, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का अभाव है, वो नर्वस हो जाता है। फिर ये प्रॉब्लम है ना बाबू, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है ना। अगर आप सेलिंग करने जा रहे हो, अगर मैं ये पेन सेल करने जा रहा हूं तो मेरे को ठीक ठीक से बोलना पड़ेगा ना कि ये पेन अच्छा है, ये पेन खूबसूरत है, ये पेन आपको खूबसूरत हैंडराइटिंग देगा, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा है ठीक से। या अपने सेल्स टीम में जो कम्युनिकेशन होता है वो ठीक तरीके से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है। इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, so communication gap can occur between sales team departments management and reducing effectiveness। मतलब मान लीजिए कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बात ही नहीं कर रहा हूं, बात करना ही नहीं चाह रहा हूं, तो ठीक तरीके से काम कैसे होगा। इसे प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है। पुअर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से बोलचाल नहीं होता है अपने टीम में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने मैनेजमेंट में ठीक से बोलचाल नहीं होता है। ओवरलैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मान लीजिए कि एक ही एरिया में बार बार सामान आप बेचने जा रहे हो, वहां के एरिया वाले लोग खरीद नहीं रहे हैं,
फिर भी आप एक ही एरिया में जा रहे हो बार बार। इससे क्या होता है, इससे भैया झगड़े होते हैं, कभी कभी इनएफिशिएंसी होता है, कष्ट, इससे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही एरिया में बार बार जा रहे हो सामान बेचने के लिए, वहां का इंसान खरीदता नहीं है और बार बार वही सेम सामान बेच रहे हो, तो क्या होता है, इससे इससे झगड़े होते हैं। इससे सेल्समैन बोलता है कि हम वो एरिया में नहीं जाएंगे, हम ये सामान नहीं बेचेंगे, हमको कोई दूसरा सामान दीजिए, ये सामान तो बिकता नहीं है। इससे क्या होता है, इससे वो इनएफिशिएंट बनता है, इससे भैया कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अडॉप्टिंग टू चेंजेस, कभी कभी मार्केट चेंजेस या कस्टमर प्रेफरेंस या न्यू टेक्नोलॉजीज को मतलब ये मतलब अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। सेल्समैन लोग कभी कभी मार्केट चेंजेस, कस्टमर प्रेफरेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। और भैया हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है। अब मान लो एक एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 100 सेल्स पीपल लगाएं, तो कितना ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। मान लो मान लो कि मैंने अपना कोर्स बेचने के लिए 100 सेल्स पीपल लगाए हैं, कितना खर्चा बढ़ जाएगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अगर 100 लोग मेरे कोर्सेज को बेच रहे हैं तो कितना भी मेरा प्रॉफिट हो, लेकिन खर्चा भी तो उतना ही है ना। हर एक जन को मान लो कि मैं 10-10 हजार करके दे रहा हूं, तो कितना खर्चा हो गया। फिर मैं क्या उतना मुनाफा कमा पाऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सुपरविजन, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट, अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है बाबू? अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आइए फटाफट से, और इस क्वेश्चंस को हम लोग अब क्लोज करते हैं। आइए, अ, यहाँ पे बताया है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट्स द बेनिफिट ऑफ स्टेट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेनिफिट्स की जगह सुनिए ना, बेनिफिट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एक ही तो होता है। ऑलरेडी तो पढ़ा दिए बेनिफिट्स, ऑलरेडी आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का तो बेनिफिट्स पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट सब कुछ एक ही होता है। जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा फास्टर, ठीक है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन एक बार डिसेंट्रलाइजेशन को समझाने दीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ delegating decision making power and authority to the lower level of management। मान लीजिए मैं अभिषेक हूँ, मेरे पार्टनर्स हैं सागर, मतलब कि मेरे सेल्स पीपल है सागर, विशाल, निर्मल। अब मैंने सागर को बोला कि भाई तेरे को जैसा डिसीजन लेना है, जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है कर, लेकिन मेरा पेन बेच दे। भाई तेरा टास्क है सिर्फ पेन बेचना, और तेरे को जो डिसीजन लेना है, मैं तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं लगाऊंगा सागर। तुमको जो डिसाइड करना है, जो कुछ भी करना है तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। बस तू ये टारगेट को कंप्लीट कर दे। विशाल को भी मैं बोल रहा हूं कि विशाल तू पेंसिल बेच दे, और 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 तुम लोगों को जो डिसीजन लेना है वो मेरे को मंजूर है। मैंने मैंने डेलीगेट कर दिया, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूं, मैं डेलीगेट कर दिया अपना ऑथोरिटी। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड ऑथोरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और रीजनल ऑफिसेस इंस्टेड ऑफ टॉप मैनेजमेंट मेकिंग ऑल द डिसीजंस, रीजनल्स एंड लोकल सेल्स मैनेजर। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं छोटे छोटे लेवल्स पे सबको डेलीगेट कर रहा हूं कि तुझे जैसा ये सामान को बेचना है तो बेच, नाक रगड़ के बेचना है तो बेच, खड़ा होके बेचना है तो बेच, बैठ के बेचना है तो बेच, कस्टमर को रिक्वेस्ट करके बेचना है तो बेच, जैसा बेच बेच सकता है वैसा बेच, जिस तरीके से तू कर सकता है वैसा बेच। ये तेरा डिसीजन रहेगा, हम लोग इसमें डिसाइड नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल वर्ड में भी मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इन डिसेंट्रलाइजेशन द हेड ऑफिस अलाउज रीजनल ब्रांचेस और लोकल सेल्स टीम टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस बोलता है कि आप लोग अपना अपना डिसीजन खुद लीजिए। आप लोगों को कैसा बेचना है, कैसा नहीं बेचना है, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाना है, क्या ऑफर देना है, किस तरीके से कस्टमर को मनाना है, किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करना है, किस तरीके से प्राइसिंग, किस तरीके से प्रमोशन, सब तू लोग डिसाइड कर, अपना डिसाइड कर तू लोग। सागर तू डिसाइड कर, विशाल तू डिसाइड कर, निर्मल तू डिसाइड कर, बस तू बेच, सामान को बेच, डिसीजन तेरा रहेगा, मेरा नहीं रहेगा डिसीजन। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए, बेनिफिट्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। सबसे पहला, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कि आप बहुत जल्दी वाली डिसीजन लोगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रहा ना, अगर मैंने सागर को, विशाल को,
निर्मल को मैंने ऑथोरिटी दिया ना, तो वो लोग जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे। रीजनल टीम्स कैन टेक क्विक डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द हेड ऑफिस। बेटर कस्टमर सर्विस, बहुत खूबसूरत तरीके से कस्टमर सर्विस मिलेगा, बिकॉज उन लोगों को मैंने खुला सांड की तरह छोड़ दिया है कि भाई तू कर, जैसे कर सकता कर। खुला सांड की तरह मैंने छोड़ दिया है, तो लोग बेटर बेटर कस्टमर सर्विस देगा। हर कोई चाहेगा कि मेरा मेरा प्रॉफिट बढ़े, ठीक है, बिकॉज उसमें तो मैंने कमीशन लगाया ना। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, वो लोग पूरा फ्लेक्सिबल हो चुका है, वो लोग मेरे दबाव में काम नहीं कर रहा है, वो लोग अपना खुल के काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है वो लोग मार्केट को देखते हुए, कस्टमर डिमांड को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए काम कर रहे हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉय, वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे कि बॉस ने हमको इतना लायक समझा कि हमको सारा का सारा टास्क दे दिया, अब मेरा डिसीजन चलेगा, मेरा राज चलेगा। वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड। रिड्यूस्ड बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, भैया मेरा बर्डन तो कमा, मेरे को इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अब वो लोग कैसे बेचे कैसे नहीं बेचे वो लोग जाने भाई। सीनियर सीनियर मैनेजर्स कैन फोकस इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसीज इंस्टेड ऑफ डे टू डे सेल्स इशूज। हर रोज का रोजमर्रा का हम सेल्स इशूज पे माथापच्ची क्यों करें, इससे अच्छा ऑथोरिटी दे और आगे बढ़। इनकरेजेस इनोवेशन, इनोवेशन को मैं इनकरेज कर रहा हूं। हर एक एम्प्लॉइज अपने बलबूते पे सेल करेगा, नया नया आइडिया लेके आएगा। लोकल ब्रांचेस, हर एक सेल्स पीपल, सागर, विशाल, निर्मल, कुछ ना कुछ सीखेगा। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, इन लोगों का कम्युनिकेशन भी इंप्रूव्ड होगा। इफेक्टिव एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपांशन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, बिजनेस एक्सपांशन भी बहुत खूबसूरत तरीके से कर पाएगा। ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना पॉइंट नहीं याद करना है, कम से कम 8 पॉइंट याद कर लीजिएगा, 8 पॉइंट। फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर कस्टमर सर्विस, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, रिड्यूस्ड बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, encourages इनोवेशन, encourage improved कम्युनिकेशन, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपांशन, ठीक है। अब बात करते हैं हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव। एक चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, इफ एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हु इज चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, हु इज सीएससी, एंड उसके क्या क्या टास्क होते हैं। तो एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, मतलब सबसे पहले एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव रहता है, उसके बाद एक मैनेजर रहता है, उसके बाद उसके हेड में बहुत सारा सेल्स पीपल आता है, ठीक है। सबसे पहले चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे मैनेजर्स रहता है, उसके हेड में इतने सारे सेल्स पर्सनल रहते हैं, ठीक है। तो चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचे ओहदे वाला लोग, सबसे ऊंचे ओहदे वाला लोग। He or she is responsible for planning, leading, controlling all sales activities। वही प्लान करता है, वही लीड करता है, वही कंट्रोल करता है सारा का सारा कंपनीज की एक्टिविटीज को। एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव ही सारा का सारा कंपनी को, कंपनी की प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग को रेगुलेट करता है। द सीएससी प्लेस की रोल इन डेवलपिंग सेल्स स्ट्रेटेजीज, मैनेजिंग द सेल्स टीम एंड इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ द सेल्स टारगेट। तो एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव ही रिस्पॉन्सिबल है किस तरीके से एक सेल्स टीम को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें टारगेट सेट करना है, किस तरीके से वो टारगेट को अचीव करवाना है। एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम रहता है प्लान करना, लीड करना, कंट्रोल करना ऑल द सेल्स एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। उसका ये भी काम रहता है कि किस तरीके से सेल्स का स्ट्रेटजीज बनाना है, किस किस तरीके से सेल्स टीम को मैनेज करना है, किस तरीके से ये इंश्योर करना है अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट, किस तरीके से इंश्योर करना है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसका, सिंपल वर्ड में भी मीनिंग दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, टास्क ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या क्या करता है, सेल्स का प्लानिंग करता है कि हमें कितना सेल करना है। हमें ये फोन मान लीजिए 1000 बेचना है, तो प्लान करेंगे ना पहले से। द सीएससी प्रिपेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेल्स प्लान एंड सेट रियलिस्टिक सेल्स टारगेट। तो पहले प्लान करता है कि कितना क्या सेल करना है हम लोगों को, पहले वो प्लान करता है। अच्छा, सीएससी क्या करता है, सेटिंग सेल्स टारगेट, वो टारगेट भी सेट करता है। वो टारगेट भी सेट करता है कि टीम को कितना कितना करके बेचना है। अगर ये फोन बेचना है तो कितना कितना करके हर एक मेंबर को फोन बेचना है, वो टारगेट भी सेट करता है, सेल्स टारगेट। अच्छा, सीएससी मॉनिटर भी करता है, सेल्स परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करता है। द सीएससी रेगुलरली रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम एंड इंश्योर्स गोल्स आर बीइंग मेट। सीएससी क्या करता है, सीएससी सेल्स स्ट्रैटेजी को डेवलप भी करता है, डेवलपिंग सेल्स स्ट्रैटेजी। द सीएससी क्रिएट एंड अपडेट सेल्स स्ट्रैटेजी टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। सीएससी का ये भी काम होता है
कि वो हायर करे, वो ट्रेन करे, वो सुपरवाइज करे, मोटिवेट करे सेल्स स्टाफ को। एक सेल्स स्टाफ को किस तरीके से हायर करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, किस किस तरीके से सुपरवाइज करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सब सब चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव जानता है। चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स का प्लानिंग भी करता है, सेल्स टारगेट सेट भी करता है, सेल्स परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करता है, सेल्स स्ट्रैटेजी को डेवलपमेंट भी करता है, टीम टीम मैनेजमेंट भी करता है। किस तरीके से एक पर्सन को हायर करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको सुपरवाइज करना है, उसको मोटिवेट करना है, सब कुछ चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव जानता है। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, तो एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च भी करता है, एनालिसिस भी करता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेट मतलब भैया तालमेल बनाता है मार्केटिंग, फाइनेंस या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ वो तालमेल भी बनाता है। अगर वो तालमेल नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा, तो काहे का सेल होगा? काहे का सेल होगा? तो सेल तो होगा ही नहीं। तो तालमेल बनाना जरूरी है, कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो मार्केटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एंड वो तालमेल बनाता है। फिर वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी फोकस करता है, फोकसेस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद की क्लाइंट्स एंड कस्टमर। जो उसके खास खास क्लाइंट्स रहेंगे, उसके साथ वो रिश्ता भी बनाता है, उसके साथ वो रिश्ता भी बनाता है। वो कॉस्ट कंट्रोल भी करता है, बजटिंग भी करता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग भी करता है, एंड रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट। तो जो जो टॉप मैनेजमेंट रहता है, जो भी उसको खबर रहता है, उसको वो रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या क्या करता है? सेल्स का प्लानिंग करता है, सेल्स सेल्स टारगेट सेट करता है, कितना क्या सेल्स टारगेट है, मॉनिटर करता है सेल्स का परफॉर्मेंस, डेवलप करता है सेल्स स्ट्रैटेजी, फिर टीम को मैनेज करता है कि टीम को हायर कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस भी करता है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल वगैरह 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 वगैरह। बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यहाँ पे आप लोग सबसे पहले भैया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिख देना, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना, और यहाँ पे लिखना प्रिंसिपल्स। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले भैया यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंपनी। मतलब सबसे पहले यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव कि सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके काम करना है, ईच एंड एवरी पीपल को सेल्स के लिए मिलके काम करना है। कि मेरे को कंपनी का बेनिफिट देखना है कि कंपनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली हैंडल कर रही है कि नहीं, सबको मिलके काम करना है। फिर स्पेशलाइजेशन, सेल्स एक्टिविटी शुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन स्किल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन से। सेल्स एक्टिविटी जो है वो स्किल्स के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, कस्टमर के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर स्पेशलाइज्ड हो, डिवाइडेड हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब होता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू द मैनेजर शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल। मतलब एक मैनेजर के अंडर लिमिटेड कैंडिडेट्स ही होना चाहिए, एक मैनेजर के अंदर लिमिटेड कैंडिडेट्स, लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स ही होना चाहिए। एक एक सेल्स मैनेजर के अंदर मान लीजिए कि 20 या 30 लिमिटेड ही रहना चाहिए, जो उसको रिपोर्ट करेगा कि भैया भैया कितना सेल हुआ। एक सेल एक सेल्स मैनेजर के अंदर, एक सुपीरियर के अंडर लिमिटेड सबऑर्डिनेट भी रहना चाहिए। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा का सारा सबऑर्डिनेट को पता हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ना लिख देना ये सब सब, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी सेल्स पर्सन शुड बी गिवन क्लियर ऑथोरिटी, मतलब हर एक सेल्स पर्सन को पता रहना चाहिए कि मेरा क्या ऑथोरिटी है और मेरे को क्या परफॉर्म करना है, और मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, किसको मैं रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, एवरी सेल्स पर्सन शुड बी गिवन ए क्लियर ऑथोरिटी। हर एक सेल्स पर्सन को एक क्लियर ऑथोरिटी दिया जाता है। वो ऑथोरिटी के बियॉन्ड उसको नहीं जाना है, वो ऑथोरिटी के बियॉन्ड उसको नहीं जाना है। एवरी सेल्स पर्सन शुड बी गिवन क्लियर ऑथोरिटी टू परफॉर्म देयर टास्क एंड शुड ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट्स के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको जो अथॉरिटी दिया जाता है वही अथॉरिटी को वो कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से, कस्टमर नीड्स के हिसाब से, बिजनेस एक्सपांशन के हिसाब से मैं चेंज कर सकूं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट एवरीवन इज वर्किंग इन द हार्मोनी
थ्रू आउट कॉमन गोल्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। भाई तालमेल होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तालमेल होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। क्लैरिटी इन रोल, सबको अपना रोल्स पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है, उसका क्या रोल है। सिंप्लिसिटी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट फंक्शंस स्मूथली एंड एम्प्लॉयज क्लियर नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी विद ग्रोथ होना चाहिए। ये सब क्या है बाबू, ये सब प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का आप 7 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा। 7 पॉइंट प्रिंसिपल का याद कर लो, हो जाएगा। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, क्लियरिटी इन रोल, सिंप्लिसिटी। ठीक है, क्लियर है। डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, ये तो कर लिया ना। फैक्टर अफेक्टिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो कर लिया ऑलरेडी। देख लेते हैं एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हम लोग कर लिए ऑलरेडी। ये ना अभी, ये तो कहाँ गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया। चलो 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 चलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइस, आ जाओ, आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले भैया डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन कौन सा फैक्टर डिस्टर्ब करता है। सबसे पहला होता है साइज ऑफ द बिजनेस। अगर साइज ऑफ द बिजनेस आपका स्मॉल है, ठीक है, सो द स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द वेदर द बिजनेस इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस स्मॉल है, आपका बिजनेस मीडियम है, या आपका बिजनेस लार्ज है। लार्जर कंपनीज रिक्वायर्ड मोर कम्प्लेक्स एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। लार्जर कंपनीज में बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, बहुत सारे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, लेकिन स्मॉलर वंस यूज सिंपल स्ट्रक्चर, सीधा सा बात है। फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब आपके प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, क्या आपके प्रोडक्ट्स ये टेक्निकल है। अगर अगर मान लीजिए टेक्निकल है तो फंक्शनल का यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो नॉन टेक्निकल है, सिंपल सामान है, तो उसके लिए आप आइलैंड मॉडल का यूज कीजिए, आइलैंड मॉडल का यूज कीजिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल कवरेज, इफ ए कंपनी ऑपरेट्स इन मल्टीपल रीजन्स ऑफ कंपनी, इट नीड्स अ ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एक कंपनी मान लीजिए हर एक एरिया में ऑपरेट करता है, मान लीजिए अभिषेक झा का प्रो बैच वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट वेस्ट बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह है, हर जगह है। तो मेरे को हर जगह अपना अपना अलग अलग स्टाफ रखना पड़ेगा, हर जगह अलग अलग अपना ज्योग्राफिकल बेस्ड स्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा कि मुंबई में कैसे बेचे, दिल्ली में कैसे बेचे, हरियाणा में कैसे बेचे। कस्टमर टाइप और मार्केट सेगमेंट है, सो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस। अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग अप्रोचेस चाहिए, विथ इन्फ्लुएंसेस विच इन्फ्लुएंसेस वेदर द मार्केट इज कस्टमर बेस्ड और सेगमेंट बेस्ड है। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग अप्रोचेस चाहिए। जैसे एक बच्चे का प्रोडक्ट्स बेचना है, तो हम हगीज या डाइपर्स बेचेंगे। जैसे मान लीजिए अडल्ट्स को कुछ बेचना है तो बुक्स बेचेंगे। अगर मान लीजिए बूढ़े को कुछ बेचना है तो हम लोग वॉकिंग स्टिक्स बेचेंगे। तो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग अप्रोच हम लोग को रखना पड़ता है। फिर सेल्स वॉल्यूम और रेवेन्यू पे भी डिपेंड करता है। कंपनीज विथ हाई सेल्स वॉल्यूम में रिक्वायर्स ए लार्ज एंड मोर डिटेल्ड सेल्स स्ट्रक्चर। अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आपको डिटेल्ड सेल्स स्ट्रक्चर लगेगा। with technology use, the use of CRM system, sales automation tools, and data analytics affects how roles are assigned and how communication flows with the team. मतलब आप जितना सेल्स टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे, सीआरएम सिस्टम का यूज करोगे, सेल्स ऑटोमेशन टूल्स का यूज करोगे, डेटा एनालिसिस का टूल्स करोगे, उससे ये डिसाइड होगा कि किस कैसे आप अपना रोल्स को परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से आप अपना रोल्स को परफॉर्म कर रहे हो। सेल्स स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपका क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी पे अलग अलग सेल्स डिपेंड करता है कि, ठीक है, आप ऑनलाइन बेचते हो कि डायरेक्ट सेलिंग बेचते हो, मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी बेचते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजी पे अलग अलग डिपेंड करता है। फिर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ये डिसेंट्रलाइजेशन बेचेगा। तो इन, अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन है, अगर आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बेटा सेंट्रलाइज्ड है, तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। अगर आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए डिसेंट्रलाइज्ड है, तो लोअर लेवल या लोकल लेवल यहाँ पे डिसीजन लेगा, ठीक है। अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे टॉप लेवल, या तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो लोकल लेवल, ठीक है।
अवेलेबिलिटी इन सेल्स टैलेंट कॉम्पिटिटर्स प्रैक्टिस, ये सब बेसिकली ये सब क्या है? तो हम लोग सब पढ़ लिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। बताइए, एक कमेंट करके बताओ कैसा लगा आज का सेशन। प्लीज दोस्तों एक कमेंट करके बताइए, प्लीज एक लाइक करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, इतना पढ़ने से हो जाता है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए आप लोगों को, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।